हम्म, तो 11th के लिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, ये तीसरा वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात को समझे थे कि 11th में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद ये सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बातचीत किए थे, और ये थर्ड वीडियो होगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन पर ही डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज, मास रेशियो माने E/m रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसके E/m रेशियो एक होता है, जिसका हम चर्चा पिछले वाले वीडियो में किए थे। यही किए थे कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाई मास का, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाई मास का एक रेशियो निकाला गया, और ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाई मास का जो रेशियो होता है उसका वैल्यू फिक्स होता है, वो वैल्यू चेंज नहीं होता है। E/m का वैल्यू जो आता है वह 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी आता है। तो ये वैल्यू जो होता है कैसे डिटरमाइन होता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इसी की चर्चा इस वीडियो में हम लोग को करना है। क्लियर? तो एक चीज देखा गया कि जैसे कि हम जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में भी हम इसकी चर्चा किए थे, जैसे कि हम जानते हैं कि जो कैथोड रे जो होता है वह स्ट्रेट ट्रेवल करता है, एकदम सीधे लाइन में जाता है, सीधा रेखा पर जाता है। क्लियर? लेकिन हम जैसे ही हम इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दें या मैग्नेटिक फील्ड दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने से या मैग्नेटिक फील्ड देने से क्या करता है कि अपने पाथ से डाइवर्ज कर जाता है, अपने पाथ से या तो इस डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा, इस डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा। किस डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह किस नेचर का है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह किस नेचर का है। क्लियर? तो उसके ऊपर यह डाइवर्ज करेगा। क्लियर? और एक चीज आप लोग को और हम यहीं पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि 10th के फिजिक्स में आप लोग एक लॉ पढ़े हुएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में, वहां पे आप लॉरेंज फोर्स पढ़े हुएगा। जैसे कि आप पढ़े हैं कि, या फिर मैक्सवेल का जो हेन्स रूल है उस पे आप लोग पढ़े हुए हैं कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन इस चीज को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। क्लियर? जैसे कि सपोज दैट कि करंट का फ्लो इधर हो रहा है, सपोज दैट कि करंट का फ्लो इधर हो रहा है, तो यहाँ पे अगर सपोज दैट कि नॉर्थ पोल बन रहा है, यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है, तो अगर करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ हो जाता है। ये चीज आप लोग जानते हो? क्या जानते हो? दो बातें। फर्स्ट बात कि ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल due to motion of charged particle electric field and magnetic field both are produced, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, और दोनों को साथ साथ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साथ साथ हमको बोलना हो तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड का यूज हम लोग यूज कर लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक भी आ गया, मैग्नेटिक भी आ गया। एक बात हम लोग जानते हैं। दूसरा बात ये भी जानते हैं कि नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड depends
अपॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस डायरेक्शन से होगा, उस डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है। क्लियर? अब हम कहता है कि जो कैथोड रेज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो भी एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो वो भी अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर उसमें भी मोशन होगा तो उसका भी एक अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका भी अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? और यह जो उसका अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा वह जब दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उससे इन्फ्लुएंस होगा, उससे वह क्या होगा, प्रभावित होगा। और जब उससे जब वो प्रभावित होगा तो फिर वह डाइवर्ज करेगा। क्लियर? यानी कि एक लाइन में अगर बात समझना हो कि कैथोड रेस, अगर कोई भी फील्ड ना हो तो कैथोड रेस एकदम सीधे डायरेक्शन में मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, गमन करेगा, एक मतलब सीधे रेखा पर जाएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अगर हम दे रहे हैं तो पाथ से वह डाइवर्ज करेगा, या नीचे की तरफ डाइवर्ज करेगा या ऊपर की तरफ डाइवर्ज करेगा। तो इसके पीछे कारण क्या होगा, तो कारण सिंपल सा यहाँ पे लिखा जा चुका है कि अगर कोई फील्ड नहीं है, अगर कोई फील्ड नहीं है तो यह किसी चीज से अफेक्टेड नहीं होगा, और किसी चीज से जब अफेक्टेड नहीं होगा तो सीधे पाथ पे ट्रेवल करेगा, सीधे रेखा में गमन करेगा। क्लियर? लेकिन जैसे ही हम कोई फील्ड यहाँ पे लगा दें तो इसका अपना भी एक फील्ड है ना, तो इसका अपना भी फील्ड है। तो जो फील्ड हम अप्लाई किए हैं और इसका अपना भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और जो फील्ड हमने अप्लाई किया, क्लियर, तो उस फील्ड के कारण ये क्या होगा, या इफेक्टेड होगा। तो इफेक्टेड होगा तो क्या होगा, या तो उस फील्ड के तरफ मूव करेगा अट्रैक्शन के कारण, या फिर रिपल्सन के कारण उससे दूर भागेगा, रिपल्सन के कारण उससे दूर भागेगा। क्लियर? अब कहता है कि यह अपने पाथ से डाइवर्ज करेगा। अगर कोई फील्ड नहीं है तो सपोज दैट कि एक्स एक्सिस पे आ रहा है, या कोई फील्ड अगर है तो वाई एक्सिस पे आ सकता है, जेड एक्सिस पे आ सकता है। क्लियर? तो कहता है कि ये जो अपने पाथ से डाइवर्ज किया यह किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो इस चीज को मिटाते हैं। ये जो डाइवर्ज करेगा वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट बात, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जितना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस या उतना ही अधिक डाइवर्ज करेगा अपने पाथ से, उतना ही अधिक क्या होगा, या पाथ से अपने डाइवर्ज करेगा, यानी कि डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन हम लिख सकते हैं। जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड उतना अधिक FLECTI में उतना ही अधिक इसका डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? उसके बाद इसका मास पे हम बात करेंगे। तो कहता है कि जितना कम मास होगा उतना ही अधिक डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन मतलब झुक जाना, मुड़ जाना, घूम जाना, डाइवर्ज कर जाना। और तीसरा चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, तो जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका डिफ्लेक्शन। क्लियर? अब इस 3 पॉइंट को लेकर हम क्या E/m रेशियो नहीं निकाल सकते हैं क्या? यहां से भी हम E/m रेशियो निकाल सकते हैं कि कितना मास होगा तो कितना चार्ज होगा, यानी कि चार्ज बाई मास का ही ना रेशियो निकाल रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज मास हमारा
ही रहा, तो यहाँ से भी हम E/M रेशियो को निकाल सकते हैं। क्लियर। बाद में एक साइंटिस्ट हुए R.A. मिल्टन, और 1917 यानी कि 1917 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं थ्योरेटिकल, इसको बहुत बढ़िया से समझने के लिए हम आप लोग को एक यहाँ पे एक सजेशन देंगे, राय देंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, आप यूट्यूब पे जाइए और वहां पे एक सर्च कीजिएगा ऑयल ड्रॉप मेथड। क्या सर्च कीजिएगा? ऑयल ड्रॉप मेथड। तो वहां पे आप लोगों को उसका एक्सपेरिमेंटल वीडियो मिल जाएगा। अब बोर्ड पे तो हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे नहीं, संभव ही नहीं है, तो उसका एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो मिलेगा, और एक्सपेरिमेंटल वीडियो से यहाँ हम थ्योरी को बतलाते हैं, उसको आप लोग देखिएगा तो आपका एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बनेगा। क्लियर। और ऐसे भी पिछले वीडियो में हम कहते हुए आ रहे हैं कि चीजों को विजुलाइज करना है, उसको देखना है, और देखेंगे तभी हम समझेंगे। ऐसे बोर्ड पे देखने से बहुत सारी चीजें विजुलाइज नहीं होते हैं, और जब तक हम चीजों को विजुलाइज नहीं करेंगे बातें समझ में कम आएंगी। तो ये काम आप लोग कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ऑयल ड्रॉप मेथड, वहां से उसका एक्सपेरिमेंटल वीडियो मिलेगा, और एक्सपेरिमेंटल वीडियो मिलने से चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। देखिए ऑयल ड्रॉप मेथड में R.A. मिल्टन साहब, इनको नोबेल भी मिला हुआ है, इनको नोबेल भी मिला, नोबेल प्राइज मिला इस काम के लिए। इन्होंने क्या किया कि इसको ढंग से समझेंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है, और फिजिक्स में भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, इस टाइप से एक कंटेनर लिया, क्लियर, यहाँ, और यहाँ पर भी एक लगाया फिल्टर टाइप का, जो पोरस था। क्या था यार? पोरस मतलब होता है बहुत पतले पतले पोर्स होंगे, इसमें बहुत पतले पतले छिद्र होंगे। क्लियर। और यहाँ पे इन्होंने ऑयल रखा। क्या रखा? ऑयल, तेल रखा। क्लियर। और यहाँ इसको इन्होंने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा, बैटरी से जोड़ा, इसको पॉजिटिव इन से जोड़ा, इसको निगेटिव इन से जोड़ा। क्लियर। और यहीं से इन्होंने क्या किया कि एक्सरे दिया, यहाँ पे एक्सरेस चूंकि इस पार्ट में एक्सरेस दिया, एक्सरेस। क्लियर। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा एटोमाइजर, एटोमाइजर। इन्होंने क्या किया कि एटोमाइजर से इसको स्प्रे किया तेल को। अब एटोमाइजर क्या है, तो जो स्प्रे आप लोग लगाते हो, स्प्रे आप लोग यूज करते हो, स्प्रे में आप लोग देखोगे कि बहुत पतले पतले पार्टिकल्स होते हैं जो स्प्रे से निकलते हैं, फिर वो फैल जाते हैं। तो वही स्प्रे ही होता है, एक टाइप का स्प्रे होता है एटोमाइजर, जिससे स्प्रे करते हैं तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल वहां से निकलते हैं। तो तेल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, एटोमाइजर लगाया। एटोमाइजर भी इस टाइप के पार्टिकल है। फिर क्या हुआ, तेल यहाँ पे आया, और तेल जब यहाँ पे आया तो यह क्या हुआ, इन्होंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, चार्ज हुआ। अब चार्ज हुआ और यहाँ पे बहुत पतले पतले छोटे 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 बारीक बारीक छिद्र हैं, पोर्स है। अब पोर्स है, अब पोर्स है तो अब क्या होंगे, ड्यू टू द ग्रेविटी ये नीचे आना चाहेंगे, नीचे गिरेंगे। अब एक्सरे से इन्होंने क्या किया कि इस पार्टिकल को एक चार्ज देकर उसको न्यूट्रलाइज किया, और जब ये गिरेंगे तो क्या होंगे, ग्रेविटी के अधीन होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स से गिरेंगे। और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक बुआंसी फोर्स लगा दें। क्लियर। और इस फोर्सेस को मेजर कर लिया जाता है, इसमें आपको फिजिक्स का यूज होता है, इसको मेजर कर लिया जाता है। और यहां से दो चीजें निकल जाती हैं, एक चीज तो निकल जाती है चार्ज, पार्टिकल का चार्ज निकल जाता है। तो इन्होंने देखा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, यहाँ पे मेन चीज है। अब यहाँ से इसको ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये चीज जो हमने समझाया इसको आप यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं लाइव। कहते हैं कि चार्ज, तो इन्होंने एक बात कहा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है,
सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है किसी पार्टिकल का, वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, या इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इस बात का ध्यान दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि द चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए smaller particle is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, or charge is integral multiple of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, ये चीज जो रहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। यानी कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, या इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1, तो कितना होगा भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हुआ। क्लियर? या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2, इंटीग्रल नंबर, पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर आपको रखना है, इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3, तो कितना होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 4 कर दें तो कितना होगा भाई 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। क्लियर? यानी कि चार्जेस जो पार्टिकल पे जो अपीयर होंगे, जो एग्जिस्ट करेंगे, जो उपस्थित होंगे, जो रहेंगे, वो कितना होंगे, तो या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 6.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी यही चार्ज रहेगा। इसके हम कोई बीच का वैल्यू ले लें, सपोज कि 2.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो हम कहेंगे कि यह चार्ज किसी बॉडी पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह चार्ज किसी बॉडी पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि इतना चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि चार्ज जब भी होगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस बीच का वैल्यू नहीं होगा, यह बीच का वैल्यू नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि इनके बीच का कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी कि खास वैल्यू होंगे, खास पार्टिकुलर वैल्यू होगा, खास वैल्यू होगा। इस बात को दिमाग में रखा जाएगा। क्लियर? यानी कि चार्ज जो भी है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अगर पार्टिकल का साइज अगर बढ़ते जा रहा है, क्लियर, तो चार्जेस इसी टाइप से बढ़ेंगे, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, यानी कि इसके इंटरवल वाले ही वैल्यू आएंगे। इसके बीच में कोई वैल्यू अगर हम ले लें, जैसे कि ये हमने वैल्यू ले लिया, इसके बीच में हम कोई वैल्यू ले लें जैसे कि 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू ले लें, तो ये चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज नहीं होगा, यह वैल्यू वाले चार्ज होंगे। क्लियर? और जिसका एक खास वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं, एक टर्म आ रहा है, एक वर्ड यूज करने जा रहे हैं, इस वर्ड को दिमाग में रखिएगा। जो एक खास वैल्यू आता है, इस वैल्यू को हम कहते हैं कि वह क्वांटाइज है, वह क्वांटाइज है। क्वांटाइज शब्द से पहले आप लोग को रूबरू हुए, फेस टू फेस हुए, क्वांटाइज होगा, यानी कि जिस चीज का एक खास वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू ना हो, वो चीज को हम कहते हैं कि वह क्वांटाइज होता है। वह क्या होता है? क्वांटाइज होता है। क्लियर? तो चार्ज भी क्या होंगे भाई? तो चार्ज भी क्वांटाइज होते हैं, क्योंकि चार्ज का भी एक खास वैल्यू होता है। कुछ भी वैल्यू नहीं होगा चार्ज का, एक खास वैल्यू होगा,
इसीलिए हम कहेंगे कि चार्ज भी क्वांटाइज होता है। क्लियर? अब लोगों को क्या लगा, इसको हम साफ करते हैं। अगर इसको नोट करना तो स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लेंगे। इसको हम साफ करते हैं। अब लोगों को लगा कि जब सबसे छोटे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो 1.6 है इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इससे छोटा चार्ज नहीं होगा। यानी कि स्मॉलेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना आ गया, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। क्लियर? तो अब लोगों को लगा कि जब इससे छोटा चार्ज है ही नहीं और सबसे छोटा पार्टिकल उस समय जो भी लोगों को ज्ञात था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन, तो लोगों ने कह दिया कि ये जो चार्ज है दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोगों ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और E/m रेशियो को पहले हम लोग कैलकुलेट कर ही लिए थे ना। अब C आपका निकल गया और E/m का जो वैल्यू आया है इलेक्ट्रॉन के लिए वह कितना है, तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। क्लियर? तो E/m किया जाए यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम से कूलम कैंसिल हुआ, इसको डिवाइड कीजिएगा, ऐसे ही m ऊपर जाएगा तो m आपका कितना आ जाएगा, तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, या इसको ग्राम में लीजिएगा तो 9.1 इंटू 10⁻28। 3 का अंतर होगा ग्राम। यहां से लोगों ने निकाल लिया दिस इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोगों ने कहा किया इलेक्ट्रॉन का मास है। क्लियर? तो यहां से इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया। क्लियर? आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं। अब एक चीज लोगों को दिमाग में आया कि हाइड्रोजन एटम का जो मास है, सबसे स्मॉलेस्ट एटम, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास निकल गया, तो लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन एटम का जो मास है और इलेक्ट्रॉन का मास है, तो दोनों का एक रेशियो लिया गया। तो हाइड्रोजन एटम के मास का 1/1837, इसको 1/1840 भी लिखा जाता है, बहुत सारे लोग कंसीडर कर लेते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1/137 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यानी कि हाइड्रोजन एटम के मास के इतना कम है। फर्स्ट बात। दूसरी बात कि अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल एटम में है और एटम एज ए होल न्यूट्रल है, इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी एटम के अंदर होगा। जैसे कि अगर यह एटम हुआ, इसमें एक हमने पता कर लिया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन एज ए होल एटम पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जितना इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उतना इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, क्योंकि तभी ना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और एज ए होल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तब दो बातें यहां से निकल गया। एक तो निकल के आई कि एटम जो है वो एज ए होल न्यूट्रल है और एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसमें होगा। और दूसरा चीज कि जब इलेक्ट्रॉन का जो मास है 1/1837 टाइम्स 1 इतना टाइम्स अगर है हाइड्रोजन एटम के, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम का जो मास है
वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के मास से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन के मास के ही कारण हाइड्रोजन एटम का मास होता तो हाइड्रोजन एटम का मास उतना ही होता जितना कि इलेक्ट्रॉन का मास है, लेकिन हाइड्रोजन एटम का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत बहुत अधिक है। कम से कम इसमें अगर 4 डिजिट है तो आराम से तो इतना समझ सकते हो। मैंने एक हम रफ वैल्यू दे रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू मत मानना। कम से कम 4 जीरो वाला माने इतना टाइम तो ज्यादा हो ही जाएगा ना। यहाँ पे 1837 है तो लगभग आपका यहाँ पे 2 भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा ना, लगभग वैल्यू में जाएगा। इतना टाइम्स तो हेवी हो ही जाएगा। इतना टाइम्स अगर हेवी हो जाएगा यानी कुछ ना कुछ और है। तो कुछ ना कुछ और है, वह क्या है, तो उस पर चर्चा हुई और लोगों ने क्या किया कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बातें स्टार्ट हुई। क्लियर? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो हुआ इसको गोल्डस्टीन साहब ने किया था। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के बारे में सबसे पहले अगर किसी की कल्पना में कुछ आया तो वो जो आया था वो उसका श्रेय दूसरे साइंटिस्ट को जाता है। लेकिन प्रोटॉन का जो डिस्कवरी किया वो किए थे गोल्डस्टीन साहब ने किया था। इसमें क्या हुआ कि वहां पर भी वैक्यूम ट्यूब लगा के यहाँ पर भी रखेंगे, लेकिन वहां पे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बहुत कम किया था। यहाँ पे उतना कम नहीं करना है। यहाँ पे पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड, इन हमने लगाया। इसको हमने कनेक्ट किया। हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। क्लियर? कैथोड इसमें था वो पोरस कैथोड था। पोरस कैथोड मतलब छिद्र वाला कैथोड। तो हाई पोटेंशियल के साथ इसमें एक चीज देखा गया कि कुछ रेज जो है वो कैथोड की तरफ आ रही है और इस कैथोड के पोर से भी पार कर जाती है। देखिए हमने दोनों साइड से पोर से पास कराया। कैथोड के पोर से पास कर जाती हैं। अब पोर से पास कर जाती हैं यानी कि एक नाला से पास कर जाती हैं, और जर्मन में नाला का अंग्रेजी कैनाल होता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया कैनाल ब्रिज। कैनाल ब्रिज नाम रखा गया। क्यों रखा गया? तो ड्यू टू पासिंग of these rays with force named as कैनाल ब्रिज। इसका नाम दिया गया कैनाल ब्रिज क्योंकि पोर से पास कर जाती है। दूसरा चीज कि कैनाल ब्रिज की प्रॉपर्टी को जो ऑब्जर्व किया गया, हाँ एक चीज को ध्यान दिया जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम कैथोड रेज को निकाले थे, माने कैथोड से निकाले थे। यहाँ पे एनोड से नहीं निकाल रहे हैं। फिगर से क्लियर है? उस फिगर में इस फिगर में बस एक ही अंतर है। अंतर यह है, एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे चमक रहा होगा थोड़ा सा। हाँ, तो कहता है कि क्या अंतर है, ठीक है, ये अंतर है उस फिगर में और इस फिगर में कि वहां पे हम देखते थे कि रेज जो निकलता था कहां से निकलता था? कैथोड रेज से। क्लियर? इसको ऑफ कर दिया जाए। सॉरी, कैथोड से
रेज निकलता था, यहाँ पे हम एनोड से नहीं निकाल रहे हैं। क्लियर? तो कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज को लिया गया, तो इसका भी जो प्रॉपर्टी आया वो लगभग जो कैथोड रेज का प्रॉपर्टी है उसके लगभग सिमिलर ही होगा। क्लियर? क्योंकि ये भी वहां पे हमने लिखवाया है कि ये भी रेज जो है वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, मतलब कि मोशन इन या ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन होगा, डाइवर्स करेगा, डाइवर्स फ्रॉम ऑन पाथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिस टाइप से वो कर रहा था। आयोनाइज गैस पास करा दे तो होगा, अगर थिन एल्युमिनियम फॉयल है तो उसको पास करेगा। क्लियर? तो ये सारे प्रॉपर्टी जो क्या कहते हैं कैथोड रेज का जो था कैनाल रेज का होगा। लेकिन एक चीज को याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में दोनों का जो डाइवर्जन जो होगा वह डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। अगर हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम रखे हैं या सेम मैग्नेटिक फील्ड रखे हैं, तो अगर कैथोड रेज इस टाइप से डाइवर्ज होगा तो कैनाल रेज इस टाइप से डाइवर्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि चार्जेस अपोजिट है, चार्जेस अपोजिट है, इसलिए उनका जो डाइवर्जन जो होगा वो अलग अलग होगा। फर्स्ट बात। दूसरी चीज कि जो मेन प्रॉपर्टी है इसका, एक चीज देखा गया जो डिफर प्रॉपर्टी होगा कैथोड रेज से, वह यह होगा कि कैथोड रेज में अगर डिफरेंट डिफरेंट गैस हम डालते थे तो उसके E/m वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ता था। किसके लिए? कैथोड रेज के लिए। लेकिन कैनाल रेज के लिए देखा गया कि डिफरेंट गैस के लिए और डिफरेंट गैस कैनाल रेज का हम बात करें, कैनाल रेज के लिए फॉर डिफरेंट गैस हैव different value of E/m रेशियो। डिफरेंट गैस के लिए E/m रेशियो का वैल्यू डिफरेंट आएगा, तो एक चीज अंतर आएगा। दूसरा चीज इसमें याद रखेगा कि एज वेल एज मास ऑफ गैस डिक्रीज, मास ऑफ गैस मतलब गैस के मोलर मास। अब ये मत कहिएगा कि 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, नहीं, गैस का मोलर मास। तो एज वेल एज मास ऑफ गैस डिक्रीज E/m वैल्यू इंक्रीज। तो इस चीज को याद रखिएगा कि गैस के मास कम होगा तो E/m वैल्यू इसके लिए अधिक होगा। और यहां से E/m निकाला गया किसके लिए? कैनाल रेज के लिए। तो कैनाल रेज के लिए जो E/m वैल्यू जो निकाला गया वो हाइड्रोजन गैस के साथ निकाला गया। तो हाइड्रोजन गैस के साथ E/m का जो इसका वैल्यू आता है वो जो वैल्यू होता है 9.58 इंटू 10⁴, 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। क्लियर? और यहां से हम इस वैल्यू को रखकर E/m यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि E/m अगर वैल्यू रखें तो चार्ज तो वही रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम इसके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या हम लोग लेंगे निगेटिव में लेंगे कि निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलम, और प्रोटॉन के लिए चार्ज इतना ही चार्ज लेंगे, पॉजिटिव लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? E/m यानी कि इसको हम डिवाइड करें 9.58 इंटू 10⁻⁴ कितना से 4 कूलम, ये कूलम होगा पर ग्राम, तो काटे इसका जो वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻कितना हो जाएगा
27 kg के आसपास में होगा, और इसमें से 4 माइनस कर लीजिए तो उतना ग्राम हो जाएगा। पावर में 4 घटा दीजिए तो उतना ग्राम हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से जो हुआ वह इलेक्ट्रॉन क्या आया, एक मास आया 3 तो 10⁻⁻27 कर लें तो इतना ग्राम हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 करेंगे तो केजी होगा, और 3 घटाइएगा तो 24 ग्राम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लेंगे। क्लियर। तो यहां से ये जो आया 6-7 तक ले सकते हैं, 6-7 या 1.6। एक चीज को याद रखिएगा स्मार्टली, 1.6 लिखकर -19 कीजिएगा तो चार्ज लिख दीजिएगा, 1.6 लिखकर -24 ग्राम कीजिएगा तो आप मास लिख दीजिएगा। क्लियर। तो आपका एक सही वैल्यू निकलेगा। क्लियर। तो इस टाइप से क्या हुआ कि प्रोटॉन के बारे में सारी जानकारियां ली गई, प्रोटॉन का सारा वैल्यू निकाला गया। क्लियर। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और उसके बाद एटॉमिक मॉडल पे हम लोग बातचीत करेंगे। क्लियर।